अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप उसको अपने टेक्स्ट के साथ, जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं आपके, उस पर उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। टॉपिक वाइज उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है मैंने, तो उसका भी आप कुछ हेल्प ले सकते हो। फिर कोई क्वेरी बने तो फिर जनरेट कर लो। क्वेरी ही द बेस्ट वे टू सेटल डाउन द इश्यूज, वही सबसे बेस्ट तरीका है। वो इसलिए है कि नाउ यू आर एट द फाइनल ऑफ द यूजीज। फिर आगे अब आप लोगों को और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाना है, कहीं और अच्छी पढ़ाई की तैयारी है, या फर्दर जॉब में कहीं पर भी, तो जितना आप अभी मजबूत हो जाएंगे उतना ही वो आगे बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। तो कोई क्वेरी है बेटा, या हम लोग धीरे धीरे अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाएं? इज देयर एनी क्वेरी? नहीं है? नो सर। तो अब आपको आइडिया कुछ कुछ होने लगा होगा पिछली क्लास के बाद में कि कैसे जीएसटी आया और क्या क्या चीज़ें हुई। जीएसटी यू कैन से द बिग अम्ब्रेला, जो आपके हमारे टैक्सेस सारे चल रहे थे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरीके से वो आ गया। ये काम किया है जीएसटी ने। ठीक, कुछ नई चीज़ें उसके साथ में जुड़ गई, लेकिन टैक्स का एक रिजीम सेट था, उस रिजीम को इसने टेक ओवर कर लिया और बाकी जो सारे टैक्सेस थे वो उसके अंदर सब सम्ड हो गए। इतना ही नया है कि उसका नाम नया है, कुछ चीज़ें नई हैं, कुछ एप्लीकेशंस नए हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन नया है, डीलिंग नई है, ये सारी चीज़ें नहीं है। पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ऐसी नई चीज़ आ गई है कि जिसके विषय में लोग जानते नहीं थे। टैक्स तो लोग दे रहे थे बिजनेस करने के बाद। हाँ, उसके पैटर्न और उसकी चीज़ें, ये एक बदलाव, इसमें आप बोल सकते हैं कि इट इज़ वाज द चेंज। और सबसे बड़ा चेंज, क्योंकि वैट पहले से था, तो जो वैट पहले से था वो हमारे स्टेट में चल रहा था। यही आपको दिमाग में मुझे एकदम डाल देना है अच्छी तरीके से। वैट जो था वो हमारे स्टेट के अंदर चल रहा था, इंट्रा स्टेट था। तो जो भी आपकी ये आईटीसी की फैसिलिटी है, और आईटीसी की फैसिलिटी का इम्पोर्टेंस आपको समझ आने लगा होगा, नॉट पासिंग ओवर द टैक्स बर्डन और द कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इफेक्ट टुवर्ड्स द कस्टमर, ये इलिमिनेट हो चुकी थी विद इन द स्टेट ट्रेड। आपके अगर स्टेट के अंदर ट्रेड है तो ये इलिमिनेट ऑलरेडी हो चुकी थी। जीएसटी ने इसको भी कॉम्प्रिहेंसिव रूप दे दिया। ये एक बड़ा स्टेप है फॉर द पर्पस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर्स के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये सबसे कारगर बात है। ओके, ये सबसे कारगर बात है जो हमको आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए, कि इसने इसको कॉम्प्रिहेंसिव रूप दे दिया। कि जैसे हम लोग वैट से आगे बढ़े थे तो सनवैट, सनवैट में मैंने आपको बताया था ना कि वो दिल्ली मान लीजिए है, और दिल्ली का एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज भी दिल्ली कलेक्ट कर रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट। और वहाँ की जो विद इन स्टेट ट्रेडिंग है उसका वैट भी दिल्ली गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी। तो CEN फॉर द सेंट्रल, VAT फॉर द वैट, तो सनवैट आ गया। उसने जो एक्साइज ड्यूटी वाला पैसा है वो भी रिफंड करना शुरू कर दिया। तो एक चेन ऑफ आईटीसी का इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ सनवैट के थ्रू हो चुका था, जीएसटी के पहले भी। ठीक, आप ये लिखें कि जो आईटीसी है वो अगर स्टेट से बढ़ कर के कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया, पैन इंडिया हो रही है, या बाहर की ट्रेड में भी वो अपना इफेक्ट डाल रही है, तो दिस इज ड्यू टू द जीएसटी। बट एक स्टेप उसमें बीच में और था कि वी आर जस्ट नॉट, यू कैन से दैट जस्ट वी आर नॉट इग्नोरेंट अबाउट दिस मल्टीपल ट्रांसफर ऑफ द आईटीसी फंड्स बिफोर जीएसटी। ऐसा नहीं था, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ चुके थे, दैट वाज द सनवैट। तो इस डिस्कशन का कोर आइडिया जो हम लोगों को लेना है वो क्या है, कि अगर वो सरकारें एक हो जिनके पास चेन ऑफ टैक्सेस का पैसा जा रहा है, समझने वाली बात मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो, अगर वो सरकार या कलेक्टर ऑफ द टैक्स, इफ इट इज द सेम पर्सन, जिसके पास कलेक्शन ऑफ द मनी ऑफ द डिफरेंट चेन जा रही है, तो वो हर चेन को लौटा भी सकता है। इज इट क्लियर? जिसके पास जा रहा है वो लौटा सकता है, जिसके पास जा ही नहीं रहा वो कैसे लौटा सकता है? ठीक ना? तभी जब मैं एक दिन, आपको याद हो, इससे पीछे के सेशंस में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने बोला था आपसे बार बार, किसको मिला ये आपको याद रखना है, किस सरकार को। तो आगे का जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इस बात का इम्फेसिस आप लेके चलेंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर।
रटना नहीं पड़ेगा आपको, रटना तो एक आध बार हल्का सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप रटे के नाम पर, क्योंकि जब हम रटते हैं तो अंधे की तरह रट लेते हैं, और अगर कंफ्यूज हुए तो फिर उसमें कंफ्यूज होने लग जाते हैं बुरी तरीके से, ये यार पता नहीं इसमें था कि नहीं था। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में डालना है, पैसा वही लौटा पाएगा जिसने कलेक्ट किया है। इन द केस ऑफ द टैक्स कलेक्शन रिगार्डिंग जीएसटी और एनी इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो आईटीसी नाम की चीज है, जिसको हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्री से समझा था कि इनपुट टैक्स आया तो फिर आउटपुट टैक्स गया, तो इनपुट पीछे वाला लौट जाए, दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो लौटा भी तो वही पाएगा कि जिसके पास हो। बात आप समझते जा रहे हैं। अब हम एक और दूसरे उस पर लेके जाते हैं आपको पीछे से। कोर इशू है कि आपको समझ आना चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रेड, अभी जीएसटी नहीं आई है, जस्ट टेक एग्जांपल कि जीएसटी इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, हर स्टेट अपना अपना वैट चला रहा है। यूपी में कोई ट्रेडिंग होती है और उस पर वैट लग जाता है, ठीक है लग जाएगा सर। अब वो यूपी में ए ट्रेडर से बी ट्रेडर को हो गई, तो बी ट्रेडर कैन क्लेम द इनपुट टैक्स, मांग सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर इस बी ट्रेडर ने का जो ए ट्रेडर है, मतलब प्रेडिसीसर है चैन का, इफ इट इज फ्रॉम द एमपी और एनी अदर स्टेट फ्रॉम द यूपी, तो क्या वो उससे मांग सकता है? अब उसको किससे लेना है? अगर एमपी का उसका ए ट्रेडर है तो एमपी गवर्नमेंट से। तो एमपी गवर्नमेंट कहेगी जब मैंने आपका टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है आपका, तो मैं आपको क्या लौटाऊंगा? कुछ नहीं। आर यू गेटिंग? तो वो क्या लौटाएगी एमपी सरकार? कुछ भी नहीं। आप ए भी बनाइए, सिंपल, ज्यादा कुछ मत करिए, कॉपी में ए बी बनाइए। बी यूपी का ट्रेडर है, ए फर्स्ट केस में डाल लीजिए यूपी का ट्रेडर है, और जीएसटी अभी लागू नहीं है, ऊपर लिख दीजिए कंडीशन इफ जीएसटी इज नॉट स्टार्टेड। दिस इज द केस वी आर डिस्कसिंग प्री जीएसटी। तो अगर प्री जीएसटी का केस है, तो भाई अगर पैसा कलेक्ट किया है आपके यूपी गवर्नमेंट ने, तो वो तो लौटा देगी आईटीसी के केस में बैठ में। लेकिन अगर यही, अब सेकंड कंडीशन इसकी बना लीजिए कि अगर ये एमपी का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटका का है, कहीं और का है, यूपी के बाहर का, तो अब जो बी ट्रेडर यूपी में बैठा है और उसने सामान खरीदा महाराष्ट्र से, तो वो मांगे आईटीसी दे दो, तो महाराष्ट्र की सरकार से मांगेगा ना। पैसा कौन लेता है? सरकारें। पिछला सेशन याद करिए, मैंने बोला सरकारों के पास टैक्स कलेक्शन जाता है, अलग अलग सरकारों के पास। तो अगर ये अलग अलग सरकारों के पास जाता है, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर ये अलग अलग सरकारों के पास जा रहा है, तो क्या महाराष्ट्र या कर्नाटक, जो कि ए के रेस्पेक्ट में जिन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, प्रेडिसेसर चैन पे टैक्स कलेक्टर है, तो क्या वो बी को पैसा लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो बी का टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने तो ए से कलेक्ट किया है। बात समझ आती जा रही है? या आउटपुट टैक्स जो बी का है, उसका एडवांटेज किसको मिलने वाला है? अब अगर बी विद इन द यूपी बेच रहा है तो यूपी सरकार को, तो महाराष्ट्र क्यों लौटाएगा? मान लीजिए 100 रुपए का गुड्स था, थोड़ा और इस बात को अब हम इंटेंसिव आपको लेके जा रहे हैं। अगर 100 रुपए का गुड्स था, 10 रुपए के टैक्स के साथ यूपी में ट्रांसफर हुआ आउट ऑफ द स्टेट, तो 10 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट बी के पास आया, ट्रेडर के पास जो कि यूपी का है। 10 रुपए कलेक्ट किए महाराष्ट्र ने, फर्दर वो सामान 150 रुपए का बिक गया, तो अगर 10% का ही रेट है तो 15 रुपए की जीएसटी हो गई। तो अगर वो विद इन द यूपी बिका है, तो अब टैक्स किसने कलेक्ट किया? यूपी ने। तो आप महाराष्ट्र या एमपी से अपने 10 रुपए वापस मांगेंगे तो वो दे सकता है आपको? वो बोलेगा नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, मुझे संविधान ने प्रदान किया कि अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में, मेरे राज्य के अंदर कोई व्यापार हो तो उसमें मैं 10% टैक्स ले सकता हूँ, और ये सामान तो यहाँ से गया है और 100 रुपए का था, तो 10 रुपए टैक्स के तो मेरे बनते हैं। कतई नहीं लौटा सकता। हाँ, अगर ये ट्रेड उसके यहाँ हो रही होती, तो उसे अब 15 रुपए मिल रहे होते 150 का अगेंस्ट में, तो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाता, क्योंकि 150 पे 10% आपका बनता है, तो ये अब आपके पास 15 आ गए, तो पीछे वाले 10 लौटा दीजिए, 25 क्यों ले रहे हैं आप? वैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अगर वैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब ये काम विद इन द स्टेट हो रहा था, और इसका ड्रॉबैक ये था कि जो हमारी आउटसाइड द स्टेट की ट्रेड्स थी, इन पर आपको क्या होता,
और मुझे आपकी इस लोगों की स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही है. नाउ आई थिंक इट इज रिस्टोर. यस, आर यू गेटिंग द वॉइस? यस सर। यस बच्चों, मिल रही है आपको आवाज? बीच में कुछ कनेक्शन का इशू हुआ था. ठीक, तो मुझे नहीं पता कि उस दौरान क्या हुआ. आपके सिग्नल्स का कुछ आवाज में ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ, तो हम आवाज पीछे नहीं आ से ही रही अपने. आपकी। अच्छा, आप सही है बेटा? यस सर, अब सही है। ओके. तो कुछ कनेक्शन का इशू था यार, ये लोग. चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो वो जो पीछे की चेन की बात हम लोग कर रहे थे कि वो पीछे की चेन वाला अगर उसने कलेक्ट नहीं किया है तो वो दे नहीं पाएगा. कारण उसके पास अपने लॉजिक है कि उसका राइट है टैक्स को कलेक्ट करना. और अगर आप दूसरे स्टेट में ट्रेड कर रहे हो तो वो स्टेट कलेक्ट करने वाला है, वो दे. ठीक. तो नाउ जीएसटी ने क्या किया कि अगर आपकी इंटर स्टेट ट्रेड हो रही है तो उसको भी आप फर्दर उसमें भी आईटीसी आपको मिलेगी. बाहर की ट्रेड है तो उसमें भी मिलेगी. कई सारी जगहों पर नाउ इट इज पूरा वो अम्ब्रेला क्रिएट कर दिया. पैन इंडिया आपके लिए ये सारी चीजें हो गई. पर साथ ही साथ आप पिछली सेशन पे ध्यान दीजिए, मैंने बोला था डुअल सिस्टम ऑफ जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया. क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है. फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर मतलब एक यूनियन है और साथ में कई सारे स्टेट्स हैं. उनको भी कुछ सवर्जिनिटी इन द टर्म्स ऑफ सम इश्यूज दी गई है, जिसमें कि टैक्स कलेक्शन स्टेट का लिए भी कुछ इशू है. तो ये भी आपके साथ डिस्कस्ड है कि वो 7 शेड्यूल की और 3 तरीके की लिस्ट हैं, 1 2 3. तो कुछ जो स्टेट लिस्ट के आइटम हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है. तो वो उनका राइट है रेवेन्यू कलेक्ट करने का. इसलिए डुअल सिस्टम अडॉप्ट किया गया. हम लोगों ने वैसा सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया कि जैसा कई जगह पे टोटली सेंट्रलाइज जीएसटी है इन सम कंट्रीज. बट इन अवर कंट्री डुअल सिस्टम, दोनों सरकारों के पास पैसा जाता है. एक तरीका ये हो सकता था कि केवल सेंट्रल कलेक्ट करे और उसको विद इन एनी रेशियो और एनी टाइप ऑफ कंसेंसस उनको स्टेट में बांट दे. ये नहीं हो पाया. हमारे यहाँ डुअल सिस्टम हुआ है, स्टेट भी कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और सेंट्रल भी कलेक्ट कर रहा है. और ये टैक्स के नाम भी अब आप जान चुके हैं. अब बात क्या हो रही है कि आईटीसी जो आपको वापस मिलने वाली है इसमें प्रियोरिटी क्या होगी? प्रियोरिटी मतलब सबसे पहले कौन सी आईटीसी एडजस्ट करेंगे. क्योंकि अगर कोई एक ट्रेडर बिजनेस कर रहा है तो वो विद इन द स्टेट भी कर रहा होगा. वो इनपुट ऑफ सीजीएसटी एंड एचजीएसटी भी होगा इफ इट इज इंट्रा स्टेट ट्रेड. अगर यूटी है तो यूटी के साथ ये बातें होंगी. समझ आता जाए. तो एक ट्रेडर के पास में कई जो ये आपके जितने भी नाम बोले हैं जीएसटी के टाइप्स हैं, इनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकती है. क्योंकि ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री के थ्रू समझ लिया था. परचेजेज अकाउंट डेबिट टू टैक्स अकाउंट टू, क्या था भूल गया मैं, टू में परेशान नहीं करते, जो भी था वो जनरल एंट्री आपको पता है. तो ओके, जो ये भी आप टैक्स को डेबिट करके लाते हो तो ये अगर आईजीएसटी के केस में है तो आईजीएसटी डेबिट हो जाएगी. अगर विद इन द स्टेट ट्रेड है तो सीजीएसटी और एचजीएसटी डेबिट हो जाएगा. डेबिट जो चीज़ हो गई उसे हमें नील भी करना है. तो नील करने में जब आपको आईटीसी मिलेगी तो आप नील कर देंगे. यहाँ तक कि हमारी आपकी बात हो चुकी है. तो ये जो 3 4 तरीके की जीएसटी है अब ये क्रेडिट होगी. क्योंकि मेरे पास 3 4 तरीके की इनपुट टैक्स क्रेडिट है और कई तरीके के आउटपुट टैक्स क्रेडिट है. और ये सेट ऑफ होगी अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स क्रेडिट. ये सेट ऑफ होगी अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स क्रेडिट नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में. सामान्य व्यापारिक गतिविधि और व्यवहार में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके आउटपुट टैक्स क्रेडिट के साथ ही सेट ऑफ होगी. ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है. तो
यार एक सीक्वेंस तो आपका बन रहा है रिगार्डिंग द आईजीएसटी, सॉरी इनपुट टैक्स। दूसरा सीक्वेंस आपका बन रहा है आउटपुट टैक्स। तो जैसे ही आउटपुट टैक्स आपके पास आएगा जिस समय, तो आप चाहोगे कि यार जितनी भी तरीके की मेरी जीएसटी का इनपुट पड़ा है इसका एडजस्टमेंट हो जाए। ये तो पैसा मेरे बिजनेस से गया था, आउटफ्लो हुआ था यार, और ये तो केवल मैं अकाउंट में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मनी तो बाहर है, सरकार के पास पड़ी है, जितनी जल्दी वापस मिल जाए। बिजनेसमैन का कोर आइडिया है कि जितना भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी मोबिलाइज द वर्किंग कैपिटल, एंड द रोटेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड क्रिएट और विल क्रिएट मोर एंड मोर रिटर्न्स। तो वो तो ये चाहेगा कि यार ये जो भी है, और ये करंट एसेट्स में जाएगा, ये भी आप लिख लीजिए। हाँ, बड़ी अच्छी बात याद आ गई मुझे इससे। तो अगर पहले इसको ही बता देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लीजिए। इफ एनी आईटीसी इज नॉट क्लेम्ड और आपकी बुक ऑफ अकाउंट में समय आ गया कि आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट को बंद करें, मतलब एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर पे तो आपको स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं ना सारे, कि यार क्या पी एंड एल है और क्या आपके लिए बैलेंस शीट है, बनाने होते हैं। हाँ सर, बनाने होते हैं एट द एंड, तो रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स मांगेगा ही मांगेगा, हाँ भाई मांगेगा। तो अगर आपको वो बनाने हैं, और आईटीसी क्योंकि हमारा बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस से चल रहा है लगातार, तो अगर ये आईटीसी रिमेन स्टैंड्स, अभी तक आप उसकी रिटर्न नहीं ले पाए, आपका मार्च के एंड में अकाउंट जाता है ना, तो मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जनवरी में, फरवरी में कोई ऐसी ट्रेड हुई कि जिसमें आपको जो अच्छी खासी आईटीसी क्रिएट हो गए। हम लोग ढेर सारा सामान खरीदते हैं, बिजनेसमैन उसको धीरे धीरे करके बेचते हैं। तो हमने जब काफ़ी सारा सामान खरीदा, तो क्या हुआ कि हमने ये देखा कि काफ़ी सारी आईटीसी भी आ जाएगी, और वो आईटीसी हमारे बिजनेस में स्टैंड कर रही है। और इसके बाद हमने बेचना शुरू किया लगा के, तो उतना हम बेच ही नहीं पाए जितना मैंने खरीदा हुआ था। तो जितना मैंने खरीदा हुआ था वो मैं बेच नहीं पाया। तो इसका असर क्या हुआ कि आईटीसी स्टैंड कर रही होगी हमारे बिजनेस में, वो तो तभी वो एग्जॉस्ट हो पाएगी कि जेन व्हेन देयर इज एन आउटपुट टैक्स। तो ये बैलेंस की तरह स्टैंड करेगी। तो ये बैलेंस कहाँ दिखाया जाएगा इन योर बुक्स? ये बैलेंस आपकी बुक्स में दिखाया जाएगा इन इन देखिए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, अंडर द हेड करंट लोन्स एंड एडवांसेस। अब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के आपके एसेट साइड में क्या यार, आप लोगों की बहुत देर देर से एंट्री, इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये जितने लोग देर से आ रहे हो भाई, इससे अच्छा मत आओ। इससे साफ शब्दों में मैं बात नहीं कर सकता हूँ आपसे, ठीक? ये डिस्टर्बिंग है। बिकॉज इफ एनी डिस्कशन इज स्टार्टेड, इज टेक अ प्रोसेस ऑफ थॉट। किताब से पढ़ के मुझे आपको 4 पॉइंट लिखाने हो तो ये बड़ा आसान काम है, ठीक? तो ये ऑनलाइन में भी कुछ बढ़िया डिसिप्लिन है, ऑनलाइन भी पूरा मॉनिटर्ड है। यहाँ के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ क्या फ़ायदा नुकसान होगा, होल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ मॉनिटर्ड है बेटा। किसी अच्छी कंसर्न पे आप जाओगे तो आपका हिलना तक मॉनिटर्ड है, ठीक है? जो कोई भी अगर आपके दोस्त यार रिलेशन में किसी में भी अच्छी एमएनसी में हो, तो उससे वहाँ का वर्क कल्चर पूछो, काम करने के तरीके पूछो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस मेहनत के साथ काम करना होता है। तो अब आप इंटर से पास आउट होकर के यूजी के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, तो इतनी जिम्मेदारी की अपेक्षा आपके साथ रखी जाती है कि जो आपका टाइम है 10 मिनट लेट हो जाए, चलो 15 हो गया, ये आधे आधे घंटे बाद चेहरा दिखाने और अटेंडेंस, इसकी कोई इतना सरदर्द आपका मेरे साथ नहीं है, ठीक? तो ये देर की एंट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है मुझे, इससे अच्छा मत आओ। तो आप मुझे चिढ़ाएंगे नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर से आ रहे हैं देन इट इज़, वो फिर गड़बड़ है। या आपको ये लग रहा हो कि ऐसी कोई बातें चल रही है कि यार जिसमें कोई बात नहीं, कोई भी कभी आए कोई भी कभी जाए, अगर आपको लग रहा है इट इज़ टाइम पास, तो फिर आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये टाइम पास, और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके कई सारे साथियों को भी ऐसा नहीं लग रहा है। तो जो जो लेट एंट्री वाले लोग हैं, वो लोग प्लीज़ आना है आपको, तो 9 बजे को आपका टाइम है, 9:10 9:15 के बीच आप हर हालत में आ जाइए, और बल्कि आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ठीक ना? 2 4 5 मिनट के बाद तो मैं ही आपको ज्वाइन कर लेता हूँ, टाइम भी देता हूँ, रुक भी जाता हूँ 1 2 मिनट कि जो बचे हो वो आ जाए।
और आप 9:30 पर आप एंट्री मांगेंगे आधे घंटे बाद, तो ये ऑफलाइन होता ना, और अगर हमारा आपका पाला होता तब तक आपको हमारा स्वभाव का अंदाजा हो गया होता अच्छी तरीके से। या आपके जो भी सीनियर है उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं इस मूड में बेटा बात करने के लिए इच्छुक ही नहीं था, और कई बार हम आप लोगों को प्यार से समझा चुके हैं कि जो आपके क्लास में जो भी ग्रुप है उसमें बता दो, प्लीज बेटा टाइम का ध्यान रखो, ये हमारे आपके सबके हित में है। ठीक, ऑनलाइन अगर घर से और की कुछ तरीके से आपको फैसिलिटी मिल गई तो फील इट इज लाइक ऑफलाइन, तभी हर एक का अच्छा है। आपके लेवल पे ये है, टीचर के लेवल पे सोचिए, अगर वो भी सोच ले कि ये ऑनलाइन है तो हम भी 9:30 पे आ रहे हैं, 9 का टाइम दे के। सर्च करते रहिए, आप ढूंढते रहिए, कैसा फील होगा आपको। टू वे है ना ये चीज। अगर यही चीज टीचर के एंड से होने लग जाए, व्हाट इज योर फील, कैसा लगेगा आपको। यार क्या मूर्ख आदमी है क्या हम, कि बताओ यार 20 मिनट से 25 मिनट हो गए, सर आ ही नहीं रहे, और जो है मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ। तो इसको आप रिक्वेस्ट मानिए, ये मत मानिए यार कि मुझको कुछ कठिन और खराब बोल दिया। लेकिन बेटा रिश्ता है ऐसा हमारा आपका कि मुझे आपको अच्छा भी बोलना है, साथ ही साथ अगर ज़रूरत है तो कहीं टोकना भी है, वो भी मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। आई एम लाइक ए ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर यू, कि आपको हरी बत्ती पे जाने देना है लेकिन लाल बत्ती पे रोकना भी है। तो ट्रैफिक पुलिस मैन का जैसे कोई बुरा नहीं मानता, तो आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, ठीक। क्योंकि कल को फिर आप अगर ऐसा कोई काम करोगे तो हो सकता है मेरा लहजा इससे भी सख्त हो जाए, ठीक। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, देर हो जाए तो उस दिन आप छोड़ दीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े हैं उनमें सुन लीजिए, और आपके साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत कॉन्शियस है रिगार्डिंग स्टडीज़। अदरवाइज प्लीज मेंटेन दैट डिसिप्लिन, दिस इज द रिक्वेस्ट। और मतलब आपको अगर बुरा लगा हो तो हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक, नॉट एन ऑर्डर एंड टू फॉलो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, कहाँ पर थे। ओके, आईटीसी से रिलेटेड हमारी आपकी बात हो रही थी कि इसमें डिफरेंट स्टेट्स के पास कलेक्शन है, और डिफरेंट स्टेट्स के पास कलेक्शन है, तो जिस स्टेट के पास कलेक्शन नहीं है वो लौटा नहीं सकता। हाँ, मैं आपको वो बता रहा था कि अगर आईटीसी अनक्लेम्ड रह जाती है एट द एंड ऑफ ईयर, तो उसको इन द बुक ऑफ अकाउंट आपको कहाँ शो करना है, बिकॉज ये अब आपके लिए एसेट बन गई ना बेटा। कैसे बन गई, थोड़ी इसकी भी बात हो जाए तो आपके लिए अच्छी वो बढ़ जाएगी। जो चीज़ आपने पेमेंट कर दी और जो चीज़ आपकी ड्यू है, जो चीज़ आपकी ड्यू है, ठीक, फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है, जिसका पेमेंट आपने आज कर दिया, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसको आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं कि मुझे किसी को 200 रुपये देने चाहिए थे और यार मैंने उसको 400 रुपये दे दिए, तय ये हो गया है कि वो जो अप्रैल या मई अगले साल का है उसमें भी आके वो हमारे यहाँ काम कर देगा, तो यह है प्रीपेड। तो प्रीपेड है तो आगे आपको पेड नहीं करना है, आगे आपको पेड नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आगे पेड नहीं करना है तो व्हाट यू आर फॉर गोइंग इन द फ्यूचर, यू आर फॉर गोइंग द लायबिलिटी। क्या चीज माइनस हो रही है, भविष्य की लायबिलिटी। तो अगर भविष्य की लायबिलिटी माइनस हो रही है तो वो चीज हमारे लिए क्या है, एसेट है। सेम विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप दे नहीं पाए तो भविष्य में क्या चीज इंक्रीज करेगी, लायबिलिटी। तो आप उसको क्या लिखते हो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी की सैलरी अनपेड। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आप दिखाते हैं ना बैलेंस शीट में, क्यों हम दे नहीं पाए तो अगले साल वो आदमी आएगा मांगेगा, तो इतने की लायबिलिटी तो ऑलरेडी हम पीछे से लेके जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज आउटस्टैंडिंग। सेम विद द आईटीसी, आईटीसी मेरा क्लेम है जो मैं ले नहीं पाया इस साल, अच्छा तो अगली साल आप लेंगे, हाँ, तो ये पैसा आएगा आपके पास, तो आएगा फ्यूचर इनफ्लो। जो जो चीज़ें फ्यूचर में इनफ्लो कर सकती हैं, अंडरलाइन करके लिख लीजिए, जो जो चीज़ें फ्यूचर में इनफ्लो कर सकती हैं वो सब एसेट का हिस्सा बनती हैं फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। उनको आप आगे ट्रांसफर एसेट की तरह करोगे। जैसे आपके पास स्टॉक है, फ्यूचर में इनफ्लो बनाएगा वो बिजनेस में, हाँ बनाएगा सर, महंगा बिके सस्ता बिके, उसको आप किसी और फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन कुछ इनफ्लो तो क्रिएट करेगा। इतना अगर आपके दिमाग में चीज रहा कि जो चीज इनफ्लो क्रिएट करेंगी, लिख लीजिए, बैलेंस शीट का नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल आपके लिए, जो चीजें इनफ्लो क्रिएट कर सकती हैं वो सारी की सारी एसेट के लिए
या उस एसेट साइड के लिए हकदार बनती हैं। जो जो चीजें आपके लिए आउटफ्लो क्रिएट कर सकती है इन द फ्यूचर, वो सारी की सारी लायबिलिटी हैं, क्योंकि पैसे का आना और पैसे का जाना यही बिजनेस का मेन फंडा है। तो अब ये आईटीसी का जो अनक्लेम्ड एरिया है, ये क्या करेगा फ्यूचर में आपके लिए? इनफ्लो क्रिएट करेगा। हाँ करिएगा, जब मांगेंगे यार, जब आउटपुट टैक्स होगा तो ये तो वापस मिलेगा, तो आप इसको एसेट साइड में दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको कहाँ दिखाना है? लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपने लोन तो सरकार को दिया नहीं, हाँ नहीं दिया, लेकिन एडवांस के तरीके से तो गया है, अंडर द हेड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ गया है, तो लोन्स एंड एडवांसेस के हेड के अंतर्गत आएगा। करंट एसेट्स के नीचे आएगा। क्यों? करंट एसेट इज चेंजेबल विद इन द ईयर। अब हो सकता है आप इसको अगले महीने अप्रैल में ही क्लेम कर दो, या फिर विद इन द ईयर कई दफा क्लेम कर सकते हो, पूरी सेटल हो सकती है। तो विद इन द ईयर इसका नेचर चेंजेबल है, दैट इज वाई करंट एसेट्स। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इस पर कोई डाउट होना चाहिए कि इन द फ्यूचर इसको कहाँ दिखाना है और उसका कारण क्या है। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम लोग उस पॉइंट पर अपने, कि जिसके लिए स्टार्ट हुए थे, कि एक स्टेट के पास पैसा है तो दूसरा नहीं दे पाएगा। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग how the different types of the input tax credit balances are going to adjusted against the output tax liability। ये कैसे एडजस्ट होंगे? तो इनके एडजस्ट करने की एक प्रायोरिटी है, एक बार तो आपको दिमाग में डाल के रटनी पड़ेगी, और उसके पीछे के कारण अब आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। जरा ध्यान देते हैं हम लोग, देखिए फटाफट। इफ इट इज द आईजीएसटी क्रेडिट, लिखिए, इफ इट इज द आईजीएसटी क्रेडिट, देन the priority for allowance of the आउटपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब उनका एडजस्टमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले उसमें आप क्या एडजस्ट करोगे? द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर कोई आईजीएसटी में आउटपुट टैक्स का पेमेंट है, तो वो आप सबसे पहले अपनी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी की, वो एडजस्ट करा सकते हैं फर्स्ट। फिर भी अगर ये बची रह जाती है, या उस पीरियड मान लीजिए आपकी आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स का कम होता है, तो सेकंड प्रायोरिटी आपके लिए क्या है? पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी का आउटपुट फिर इसमें आप एडजस्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद भी अगर बचा रह जाता है आईजीएसटी का बैलेंस, तो फिर क्या एडजस्ट करा सकते हैं आप? रेस्पेक्टिव स्टेट का, यानी जिस स्टेट में आप ट्रेडर हैं वहां का एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। भाई कोई स्टेट, या तो स्टेट होगा या यूटी होगा हमारे देश के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो अगर, तो या तो एसजीएसटी एडजस्ट होगी या यूटीजीएसटी एडजस्ट होगी। तो सीक्वेंस आपको याद रहेगा, आईजीएसटी में सबसे पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी। हाँ, अगर आप कोई ऐसे ट्रेडर हैं जो कई सारे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में आपको पहले एसजीएसटी एडजस्ट कराना है, फिर यूटीजीएसटी एडजस्ट होगा। अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं कि जो एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं, ये लीजिए, अभी भी इनको एंट्री चाहिए इतने बोलने के बाद, अब नहीं। ओके, तो ये जो, अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो एक स्टेट के साथ, एक डिफरेंट स्टेट के साथ डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में भी काम कर रहे हैं, तो फिर आपके सीक्वेंस का ऑर्डर ये हो जाएगा कि पहले एसजीएसटी, फिर यूटीजीएसटी। तो ये सीक्वेंस आपने लिख लिया। इन द केस ऑफ द आईजीएसटी, आईजीएसटी के बाद सीजीएसटी, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी, और एसजीएसटी के बाद यूटीजीएसटी, ये सीक्वेंस है। ये यार जिस सेक्शन के ये बच्चे हों, पूजा कुमारी एंड एकता, इफ़ यू हैव एनी वन है, उनका नंबर है तो उनको मैसेज कर दो, प्लीज़ डोंट ट्राई। तो अब आपके लिए अगली बात कर लेते हैं हम लोग, सीजीएसटी का क्रेडिट। अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, अगर आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? सीजीएसटी का अगर क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप एडजस्ट कराएंगे सीजीएसटी, इसके बाद आप एडजस्ट कराएंगे आईजीएसटी,
और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। मतलब आपका SGST, UTGST ये सब इसमें एडजस्ट नहीं होगा। CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट होगा सबसे पहले CGST, इसके बाद भी अगर CGST का बैलेंस बाकी है और आपकी आउटपुट आई जो है टैक्स उसमें IGST आ जाता है तो आप IGST भी एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन SGST और UTGST एडजस्ट नहीं होगा। अगला लिख लीजिए, इन द केस ऑफ द SGST, इन द केस ऑफ द SGST सीक्वेंस क्या बनेगा? सबसे पहले SGST, यानी जिस स्टेट की आपकी ITC है उसी स्टेट का SGST, मतलब जिस स्टेट की आपकी ट्रेड है, जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है, लिया है आपसे, वहीं की SGST, दूसरे स्टेट की नहीं। ठीक, फिर पेमेंट ऑफ IGST, बाकी CGST का और UTGST का एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसको आप पलट के भी लिख सकते हैं कि अगर आपका UGST का क्रेडिट है तो सबसे पहले UTGST और फिर IGST, बाकी एडजस्टमेंट नहीं होंगे। ठीक, इतना आपने लिख लिया, इसको अच्छे से देख लीजिए 1 से 1.5 मिनट में, और मुझे लगता है इस पर ज़रूर आपके पास कोई क्वेरी होनी चाहिए, उसको पूछ लीजिए, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं कि जिससे ये बात पूरी तरीके से अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, तब हम लोग कोई न्यूमेरिकल या इस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। प्लीज़ इस पे जो ये प्रायोरिटी है इस पर आप एक नज़र डालें गंभीरता से। यस बेटा, कोई क्वेरी है इस पर? यस बच्चों, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सीक्वेंस? नो सर। ओके, तो जो पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जरा आप उस पर निगाह डालिए कि जिसको पैसा मिला है वही लौटा पाएगा, ये इस कॉन्सेप्ट के साथ अब आप इस प्रायोरिटी को देखना शुरू करिए। IGST कौन का पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, करेक्ट है। सबसे पहले IGST डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज़्यादा डाउट आ जाएंगे आपको। तो सब किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किस कनेक्शन में जा रहा है? किस कनेक्शन में जा रहा है? इंटर स्टेट ट्रेड पे। अच्छा, अब आपको दिमाग में ये भी डाल लेना है कि व्हाट वाज डिस्कस्ड अर्लियर, इन द केस ऑफ स्टेट ट्रेड GST के पहले क्या होता था? केवल 2 से 5% का टैक्स पड़ता था, वो भी वो रेस्पेक्टिव स्टेट कलेक्ट कर लेता था, चाहे तो आप लिख सकते हैं वो रेस्पेक्टिव स्टेट कलेक्ट कर लेता था जहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा होता था, मतलब जहाँ पे बिल पेमेंट हुआ होता था, जिसने बेचा होता था, और वो पैसा सेंट्रल का सेंट्रल को दे देता था। 2 से 5% इतना होता था केवल, मतलब एक टाइप की एंट्री। अब इस पर लगने वाला टैक्स पूरा का पूरा सेंट्रल ने ले लिया IGST के नाम पे कि ये तो इंटर स्टेट ट्रेड है। यानी अगर मान लीजिए ये 100 रुपए का सामान यूपी से MP जा रहा है, तो 100 रुपए का अपना वैट तो उस समय कोई होगा ना, बिफोर प्री GST। 10% अगर मान लेते हैं हम, तो 10% के हिसाब से 10 रुपए यूपी को मिलने चाहिए थे, और 2 रुपए जो CG उसके नाम पर थे, CST के नाम पर, सेंट्रल का सेल्स टैक्स, उसके नाम पर अगर हम 2% मान लें तो 2 रुपए केंद्र सरकार के यूपी ने कलेक्ट कर लिए, जो दे देगा उनको या एडजस्ट कराएगा अपनी किसी लायबिलिटी में। ये पैटर्न था पुराना। तो कोई स्टेट इस पे कैसे राजी हो जाएगा कि मेरे हिस्से का पूरा आप ले जाइए? क्योंकि इंटर स्टेट ट्रेड के केस में स्टेट्स को तो पूरा पूरा लॉस हो रहा है।
हाँ हो रहा है सर। आर यू गेटिंग? हो रहा है? प्लीज कंफर्म। हो रहा है। पुराने और नए का मिलान करते चलिए, अच्छे से समझ आ जाएगा, एकदम कहीं रटना ही नहीं पड़ेगा। यस, हो रही है, हो रहा है स्टेट को नुकसान। प्लीज आप ध्यान दे रहे हैं मेरी बात का? यस, प्लीज रिस्पॉन्स करिए कि ये इसमें स्टेट को नुकसान हो रहा है ना, सीधा सीधा दिख रहा है आपको? तो अगर स्टेट में इसको नुकसान हो रहा है तो आईजीएसटी ये फैसिलिटी देता है कि आप सबसे पहले तो आईजीएसटी एडजस्ट करा लीजिए, ये तो सेंट्रल को ही मिला है। फिर सीजीएसटी एडजस्ट करा लीजिए, और एसजीएसटी एडजस्ट करा लीजिए, और यूटीजीएसटी भी एडजस्ट करा लीजिए। सीजीएसटी में तो कोई झगड़ा नहीं, वो भी सेंट्रल को मिला है, चलो भाई ले जाओ। फिर बोलता है एसजीएसटी भी एडजस्ट करा लो और यूटीजीएसटी भी एडजस्ट करा लो। ये फैसिलिटी इसने क्यों दी? ये इसने इसीलिए दी है कि जो भी अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड के कारण आईटीसी क्रिएट हो गई किसी ट्रेडर के पास, और उसके पास मान लीजिए एसजीएसटी का आउटपुट है, तो वो सबसे पहले आईजीएसटी में अगर एडजस्ट करा लेगा, तो जो पैसा एसजीएसटी का स्टेट के पास गया है वो तो होल्ड हो जाएगा ना, वो तो उन्हें नहीं लौटाना पड़ेगा, उनकी तो लायबिलिटी कम होगी। क्योंकि जब आपकी किसी ट्रेडर की एक जो टर्नओवर है उसकी आउटपुट टैक्स अगर आईटीसी आईजीएसटी से ज़्यादा सेटल डाउन होने लगेगी, तो जो अमाउंट कलेक्टेड रिगार्डिंग द एसजीएसटी ये तो कम हो जाएगा, और अमाउंट कलेक्टेड अगेंस्ट द यूटीजीएसटी इससे तो रिफंड कम मांगे जाएंगे ना, इनसे तो आईटीसी कम क्लेम होगी। मान लीजिए किसी की 100 रुपए की बनती है एसजीएसटी, और उसमें से 50 रुपए वो आईजीएसटी के इनपुट टैक्स से एडजस्ट करा ले, तो अब 85 रुपए तो एसजीएसटी के एडजस्ट करा पाएगा स्टेट से, तो स्टेट के पास 50 रुपए बचे रह जाएंगे। ये फैसिलिटी आईजीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई, क्योंकि ये इंटर स्टेट पे कलेक्ट किया हुआ पैसा था। तो उसने बोला इंटर स्टेट पे क्योंकि मैंने इसको कलेक्ट किया और इसमें पहले आपका हिस्सा था, तो अगर इसका क्लेम बाकी रह जाता है तो ये आपके जो बर्डन है स्टेट के, आपके बर्डन है, इनको इन बर्डन्स को कम करने में इसकी यूज किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझिए तो समझ आने लगेगा। भाई जो स्टेट ने कलेक्ट कर लिया, अगर हम स्टेट के नजरिए से देखें, इफ आई एम द स्टेट और यू आर द स्टेट, नाउ वट एवर द आईटीसी यू हैव कलेक्टेड, इट इज क्रिएटिंग अ सो कॉल्ड लायबिलिटी ऑन यू। एक संभावित जिम्मेदारी आपके ऊपर या दायित्व बन रहा है कि भविष्य में अगर इसमें से मांगा जाएगा और वो क्लेम जस्टिफाई होगा तो आपको लौटाना भी पड़ेगा। हाँ यार ये तो बात है, आज तो हमको पैसा मिल गया, आगे खतरा है, लौटाना पड़ सकता है इसमें से। हाँ ज़्यादा मिलेगा लेकिन ये तो लौटाना ही है। ये तो बात आप एग्री कर रहे हैं आईटीसी के साथ? यस। तो अगर आप एग्री कर रहे हैं तो जो इंटर स्टेट में हमें मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो सीधा सीधा नुकसान है पुराने पैटर्न के हिसाब से। तो हम नए पैटर्न पे राजी क्यों हों? इसलिए राजी हुए, उसका एक कारण ये भी है कि जो आईटीसी अगेंस्ट द आईजीएसटी है उसमें एसजीएसटी को एडजस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। दिस इज द रीजन एंड दैट इज वाई दिस प्रियोरिटी इज मेंटेन। अब आपको प्योरिटी बुरी तरीके से रटनी नहीं पड़ेगी, समझ आने लग जाएगी तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी कि यार पैसा केंद्र के पास गया है, अच्छा ये किस कारण गया था, ये इंटर स्टेट के कारण गया था। ओके, तो इंटर स्टेट में पहले स्टेट को हिस्सा मिलता था, हाँ मिलता था, तो प्रियोरिटी में भी उनको डाल दो यार कि उनका बर्डन कुछ कम हो सके। याद हो जाएगा अच्छे से। तो पहला रेस्पेक्टिव, जिस जो भी टैक्स रेस्पेक्टिव टैक्स कलेक्शन में रेस्पेक्टिव आउटपुट टैक्स सबसे पहली प्रियोरिटी है। तो आईजीएसटी में आईजीएसटी के रेस्पेक्टिव सबसे पहली प्रियोरिटी आईजीएसटी, उसके बाद क्योंकि ये सेंट्रल का टैक्स है तो सेंट्रल का दूसरा अमाउंट सीजीएसटी, वो भी एडजस्टेबल है। फिर स्टेट को भी हम एडजस्ट कराएंगे क्योंकि ये कलेक्ट ही इंटर स्टेट हुआ है। अब नहीं लगता मुझे आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अब दूसरे पे निगाह डाल लीजिए, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी के साथ भी वही चीज़ है, रेस्पेक्टिव में रेस्पेक्टिव का एडजस्टमेंट सबसे पहले सीजीएसटी हो गया। सीजीएसटी को कलेक्ट सेंट्रल की सरकार करती है, तो आप आईजीएसटी का भी एडजस्टमेंट दे सकते हैं, दे दीजिए भाई, जिसको पैसा मिला है उसी में से तो मांग सकते हो।
ये केंद्र की सरकार, हम मान लेते हैं कि अगर फादर है और ये दोनों बेटे हैं उसके, सीजीएसटी आईजीएसटी, तो एक की लायबिलिटी, दो की लायबिलिटी गई तो पिताई के पास है, वो दोनों की दे सकता है। सीक्वेंस रखेगा कि पहले इनका ले जाओ, बाद में बचता है तो इनका ले जाना। ठीक। तो ये एडजस्टमेंट आपके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है किसकी जेब में पैसा जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद हो गया अगर, तो वही लौटा पाएगा जिसकी जेब में जा रहा है। इससे ज्यादा आसान और इंजॉइंग तरीका इस बात को समझाने का नहीं है। क्या आपको अगर किसी ने कुछ दिया ही नहीं तो आप उसको लौटाओगे क्या? तो ये पैसा केंद्र के पास गया सीजीएसटी के रूप में, तो रेस्पेक्टिव में सबसे पहले सीजीएसटी में लौटाएगा, उसके बाद आईजीएसटी में लौटाएगा। लौटा क्या नहीं सकता? पेमेंट ऑफ एसजीएसटी ये बिल्कुल नहीं लौटा सकता, और पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी ये भी नहीं लौटा सकता। कारण कि यार, जब ये टैक्स क्यों, अब आपको फिर कहाँ पे फोकस करना है कि इसका जनरेशन कहाँ से हुआ सीजीएसटी का। अरे वो जो विद इन द स्टेट ट्रेड होती है ना, तो अगर उस पर होता है मान लीजिए 10%, तो 5 सीजीएसटी में चला जाता है, 5 एसजीएसटी में चला जाता है। तो यार सीजीएसटी बोलेगा कि जब हमारे जन्म से ही आप में और हम में पूरा पूरा बंटवारा था, तो अब मेरे में आपकी हिस्सेदारी। बिल्कुल इस अंदाज से समझने की कोशिश कर दीजिए, तो कभी दिमाग में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, रटना ही नहीं पड़ेगा। सीजीएसटी का ओरिजिनेट कहाँ से है? इंट्रा स्टेट ट्रेड से, विद इन द स्टेट ट्रेड से, और टैक्स का आधा आधा बंटवारा हो जाता है। 18% है तो 9 सीजीएसटी में, 9 एसजीएसटी में कोई भी आप सामान परचेस करके लाए हो तो उसका बिल देख लीजिए, इसी तरीके का होगा। तो जब वो पहले से ही आधे में अपना हिस्सा लेके चल रहा है, तो आपका बर्डन मतलब एसजीएसटी का बर्डन अपने में से कैसे एडजस्ट कराएगा? नहीं कराएगा। ठीक, समझ आता जा रहा है? दोनों सेंट्रल के टैक्स हैं, एक आईजीएसटी और एक सीजीएसटी, एक एडजस्टमेंट देता है, एक एडजस्टमेंट नहीं देता। इसका कारण देयर ओरिजिनेशन रिगार्डिंग द रेवेन्यू, कि वो ओरिजिनेट होने का उनका जो मूल कारण है, इसमें ये बात छुपी हुई है कि एक एडजस्टमेंट क्यों देता है और एक एडजस्टमेंट क्यों नहीं देता है। ठीक, अगला पॉइंट आप देख लीजिए, एसजीएसटी। एसजीएसटी में एसजीएसटी एडजस्ट होगा, ठीक, उसके बाद आईजीएसटी एडजस्ट होगा। अब ये कमाल की बात हो गई कि राज्य को केंद्र का भी ये बर्डन एडजस्ट कर रहा है मजेदार बात। राज्य जो है, राज्य ने जो टैक्स कलेक्ट किया उसमें आईजीएसटी का बर्डन भी एडजस्ट करेगा। अब अगर आपको ये फंडा क्लियर है कि सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन, बिकॉज द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द आईजीएसटी इज द इंटर स्टेट ट्रेड, क्योंकि इस आईजीएसटी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? इसी कारण से हुआ ना कि आपके यहां से कोई सामान बिक के दूसरे जगह पे गया, वही आपसे ट्रेडर क्लेम मांग पाएगा जो आपके स्टेट में रहने वाला होगा। यूपी में अगर किसी ने यूपी से एमपी में सामान बेचा, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी की तो बनेगी ना। तो जो आपके विद इन स्टेट का आईजीएसटी है वही तो आपसे मांगेगा ना, आपके यहाँ का रजिस्टर्ड। बाहर वाला तो नहीं मांग पाएगा, दूसरे स्टेट वाला। तो एसजीएसटी में आईजीएसटी का एडजस्टमेंट केवल इसलिए मिलता है बिकॉज द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ आईजीएसटी इज ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, एंड इंटर स्टेट ट्रेड इज रेस्पेक्टिव टुवर्ड्स द स्टेट ट्रांजैक्शन। स्टेट में जो ट्रांजैक्शन है उनके कारण इसका जन्म होता है, और इसके ओरिजिनेशन पर किसी तरीके का कोई बंटवारा नहीं है, पूरा का पूरा केंद्र ले जाता है। केंद्र आपको पूरा का पूरा एडजस्टमेंट दे भी रहा है आईजीएसटी में, तो आपको भी आईजीएसटी में एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। बाकी में नहीं दे रहे हैं, सीजीएसटी में बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि तो शुरुआत से अलग अलग चल कर रहा है। और एक बात आपको याद रखनी है, एसजीएसटी के केस में एसजीएसटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट का ही एडजस्टमेंट है। यानी एसजीएसटी अगर यूपी का है तो वो एडजस्ट होगा, एसजीएसटी अगर एमपी का है तो वो एडजस्ट नहीं होगा। एसजीएसटी एमपी का एमपी के एसजीएसटी में ही एडजस्ट होगा, यूपी का एसजीएसटी यूपी के एसजीएसटी में ही एडजस्ट होगा। हम एक ऐसे ट्रेडर का एग्जांपल ले लें इसको समझने के लिए, कि जिसका कई सारे स्टेट्स में काम है, पैन इंडिया, तो उसके पास आईजीएसटी भी क्रिएट हो रहा होगा, कई सारे आईटीसी क्रिएट हो रहे होंगे रेस्पेक्टिव स्टेट्स के। समझ आती जा रही है ना बात? हाँ सर, क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारे एसजीएसटी को आप एक
नहीं कर सकते एसजीएसटी के नाम पे। आप लिखोगे तो एसजीएसटी, लेकिन उसके बाद नीचे आपकी लाइन बढ़ जाएगी आईटीसी ऑफ एसजीएसटी ऑफ यूपी ऑफ एमपी ऑफ महाराष्ट्र ऑफ केरला ऑफ कर्नाटका। तो जहां का एसजीएसटी का इनपुट है वहीं के एसजीएसटी के आउटपुट को एडजस्ट करेगा। क्रॉस क्रॉस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। सेम विद द यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी भी ऐसे ही फंक्शन करेगा जैसे एसजीएसटी कर रहा है। ये बात समझ आ रही है? अब इसमें भी अगर कोई हल्का सा डाउट हो रहा है तो आप मेरी वो बात याद कर लीजिए कि जिसके पास पैसा गया होगा वही लौटा पाएगा। तो यूपी ने आपका आईटीसी अगर कलेक्ट किया है, ठीक, और साथ ही साथ आप एमपी में भी बिजनेस कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, और एक आपने जो एमपी में भी क्या किया, कोई सामान बेच दिया। अब वहाँ जो एसजीएसटी क्रिएट हुआ उसका अगर आप यूपी से मांगोगे कि ये भी तो देखो एसजीएसटी है, इसका पैसा रिटर्न करो, तो यूपी कहेगा भाई इस बिल के अगेंस्ट में तो जो आप आउटपुट दिखा रहे हो मेरे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जब मेरे यहाँ कुछ था ही नहीं तो ये तो यार एसजीएसटी एमपी का है, उनसे लो, हमारे पास तो इसका कोई पैसा ही नहीं आया तो हम क्या लौटाएं तुम्हें। समझ आ रही है ना बात? क्रॉस नहीं होगा। चलिए, और अब जल्दी से आप इस पे क्वेरी पूछ लीजिए अगर कोई बन रही है तो। रिगार्डिंग द सीक्वेंस एंड रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट्स, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाए, सीधे सीधे एग्जाम्पल लगाने से और कुछ करने से पहले। क्रॉस वाली बात से और बाकी सारी चीज़ों से इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी तो जल्दी से उसको पूछिए, क्योंकि हम लोगों के पास बड़ा कम समय बच रहा है। यस बेटा, एनी क्वेरी, एनी वन ऑफ यू? अभी नहीं है? तो क्वेश्चन लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, फिर कोई क्वेरी आती तो फिर हमसे पूछिए। अब कुछ कुछ छोटे से एक आध दो टर्म्स हैं, उनको एक दो मिनट में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर 3-3 नंबर के हिसाब से द फॉर्मेट ऑफ GSTIN मुझे लगता है आपको पता होगा, लेकिन एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ कि आपको जो GSTIN का कोड अलॉट होता है इसका फ्लो और सीक्वेंस क्या है। पहले 2 डिजिट स्टार्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, पहले 2 डिजिट रेस्पेक्टिव स्टेट के या यूटी के कोड में चले जाएंगे। फर्स्ट 2 डिजिट किसी भी परचेज आइटम का बिल आप देख लेके उसको मिला लीजिएगा एक बार, जो मैंने बोला। किसी मॉल से या कहीं से भी आपने कोई सामान खरीदा हो, उसका आपको अगर कोई बिल मिला है तो उस बिल को एक दफ़ा से मिला लीजिएगा कि आपको जो उसका ट्रेडर का लिखा होगा GSTIN, मुझे GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसमें सब कई सारे अक्षर होंगे, तो पहला 2 अक्षर आपके लिए किस चीज़ के लिए जा रहा है, द स्टेट कोड। उसके बाद क्या जा रहा है, पैन नंबर, जो इनकम टैक्स में इस्तेमाल होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो ट्रेडर का पैन नंबर अगली जगहों पे जाएगा। और ये कितनी डिजिट तक कवर कर लेगा, कितनी डिजिट का पैन नंबर होता है, कितनी डिजिट का पैन नंबर होता है, टेन डिजिट। देख लीजिए, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस से पैन नंबर अलॉट होता है। तो पहली 2 डिजिट रेस्पेक्टिव स्टेट का कोड है। बाद की 10 डिजिट उस ट्रेडर का पैन नंबर है। फिर एंटिटी का कोड है 1 डिजिट में, कि वो जो रेस्पेक्टिव एंटिटी है वो जो पैन नंबर के साथ अटैच है उसकी कोई कोडिंग है। उसके बाद एक जेड हर एक बिल में आपको लिखा मिलेगा, चाहे आप किसी स्टैंड अलोन शॉप से खरीद लें, चाहे आप किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीद लें, चाहे आप किसी जाके किसी भी वेंचर से कहीं से भी अच्छी कहीं से भी सामान लीजिए, इस सीक्वेंस में आपको 2 डिजिट फिक्स मिलेंगी स्टेट की। बाकी के 10 डिजिट आप ये जान लीजिए कि ये उस ट्रेडर का पैन नंबर है, और एक जेड हर जगह लिखा मिलेगा।
दैट इज द डिफॉल्ट नंबर। ये गवर्नमेंट ने एक जगह अपने लिए बना के छोड़ी हुई है कि कल को मुझे कोई और फीस डालनी है, ये इससे रिलेटेड कोई और इंक्वायरी चाहिए या कुछ और टूल बना के सेटअप करना है तो उसमें इस्तेमाल करेगी। इट इज़ ए डिफॉल्ट नंबर, या इसका यूज़ क्या है ये अभी डिस्क्लोज नहीं है। फिर इसके बाद आपके बाद क्या आ जाएगी, चेकसम लिस्ट। एक कोड होगा चेकसम लिस्ट का, ठीक, जिसमें उसने कुछ मार्किंग चेक से लगा रखी होगी कि ये जो एंटिटी और ये सारा कब है, इसका चेकसम ये क्या है, कुछ ऐसे कोड्स उसने अलॉट करके रखे हुए, ठीक है ना। तो इतनी डिजिट का 10 और 2 12, 2 14 और 1 15, 15 डिजिट हो गई। 2 स्टेट की, 10 पैन नंबर की, 12, एक एंटिटी की 13, एक जेड 14 और एक चेकसम कोड, 50 डिजिट का GSTIN। 3 नंबर में शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने अच्छे से आपके साथ इसको डिस्कस कर दिया है, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये अपना जो बचा हुआ समय था इसका बेटर यूटिलाइजेशन है। नाउ फाइनली वी आर जस्ट एट द end of the time of this session. So now again I am requesting you, if there is any query regarding today's session, अभी तक के और या कभी भी किसी बात में कोई बात आपको याद आ गई हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ आप अपनी तरफ से अगर कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। नाउ इट इज योर टाइम। यस बेटा, एनीथिंग यू हैव टू से और एनी क्वेरी? अरे नो तो कर सकते ना आप लोग भाई, नहीं है तो ना कर दीजिए। नो सर। यस, चलिए। तो कुछ और अगर आप कहना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं अदर देन द स्टडीज, तो वो भी आप बोल सकते हैं प्लीज। सर नथिंग आप इंटरनल्स किस बेसिस पे देंगे? है बेटा। इंटरनल्स किस बेसिस पे देंगे? ये तो देखो बड़ा खतरनाक सवाल है, ये नहीं पूछते, खराब बात होती है ये ये खराब बात है। आप सीक्रेट क्यों पूछ रही देवी जी हमसे? सर ताकि हम अच्छे इंटरनल्स ला सकें। अरे बेटा आप अपने उस पर अच्छे से काम करिए, और आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो सब तो मुझे दिख ही रहा है। कई सारे बेसिस उसके बन सकते हैं, और आप कुछ चीज़ें बेटा एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। आप बताइए, आप लोग जिस एज में हैं और आपके सामने क्लास 5th का, 7th का, 8th का ऐसा कोई बच्चा रख दिया जाए, आप उसको समझने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट 5 मिनट आप उससे बात करेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है रिगार्डिंग द एकेडमिक्स, और बिहेवियर वाइज भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे ही बेटा टीचरों के साथ होता है, उनको भी ज़्यादा देर थोड़ी लगती है आपको एसेस करने में, ठीक है ना। आप कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे क्लास में हैं, किस तरीके के आपके रिस्पॉन्सेज हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं, उससे आप परेशान मत होइए। और इतनी देर में आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अन्याय करना मेरा स्वभाव का ही नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक। अच्छे से आप अपना केवल काम करते रहिए, और उसी को अपने कॉन्फिडेंस का वो मानिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हम कर रहे हैं। यू शुड डिलीवर योर बेस्ट, बस इतना काम आपको करना है, ठीक। बाकी तो प्रभु पे छोड़ दीजिए ना। तो गीता भी तो यही कहती है कि अपना कर्म करो, भगवान पे छोड़ो। तो इसलिए इंटरनल की चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक तुलिका जी। ओके सर। ओके, थैंक यू। चलिए थैंक कल यू। मुलाकात होती है, और आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा आप इस चैप्टर को और अच्छे से देख के आइए, और कोई क्वेरी है तो उसे लेके आइए, जैसे वैल्यू ऑफ सर्विसेज और टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सारे कई सारे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों को देख लेने चाहिए।